ठीक है, इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है ना, उसके अंदर आप लोगों को देखें वंस अगेन, इसका जो P5 होता है केमिस्ट्री P5, इसके बारे में भी मैं आपको कुछ चीजें बता दूं। केमिस्ट्री का जो P5 होता है उसमें भी केमिस्ट्री P5 केमिस्ट्री, इसमें भी यूजुअली देयर आर 2 और समटाइम्स 3 क्वेश्चंस। ठीक है, यूजुअली 2 questions, sometimes 3, कभी कभार 3 questions। ओके, अच्छा, अब जरा मैं आपका क्वेश्चन नंबर 1 पे फोकस करता हूं। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना, वही डिजाइन क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है वो यूजुअली इज अ डिजाइन क्वेश्चन। ठीक है, देखो ये पेपर 5 जो होता है ना, ये कहलाता क्या है? ये कहलाता है प्लानिंग, एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन। प्लानिंग, ठीक है, एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन, ये कहलाता है। ये इसका नाम ही है, प्लानिंग, एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन। अच्छा देखें, मैं आप लोगों को अगर इसका सिलेबस भी आप देखें ना, तो आप लोगों को एक चीज सिलेबस से मैं दिखाता हूं कि इन्होंने पेपर 5 के बारे में आप लोगों को कुछ सिलेबस में भी जो है ना वो लिख के दिया हुआ है। आप लोगों को जरा ये मैं एक्सप्लेन कर दूं। देखो, इसका जो पेपर 5 का क्वेश्चन नंबर 1 होता है ना, वो मैं आप लोगों को इतनी देर खैर साथ साथ समझाता भी जाता हूँ। उसके अंदर आपको कोई इन्वेस्टिगेशन करनी होती है। ठीक है, एक मिनट दीजिएगा मुझे। या या देखें, इसमें अगर आप ये देखें ना, एक्सपेरिमेंटल स्किल्स एंड इन्वेस्टिगेशन, इसको देखें। प्लान एक्सपेरिमेंट्स, इन्वेस्टिगेशंस, कलेक्ट, रिकॉर्ड एंड प्रेजेंट ऑब्जर्वेशंस, measurements and estimates, analyze and interpret data to reach conclusion, evaluate methods of quality and suggested improvements। ठीक है, अच्छा देखें, अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि बेसिकली इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है ना, बेसिकली प्लानिंग होता है। ठीक है, एन इन्वेस्टिगेशन इज गिवन वेरी सिमिलर, जो मेरे पास अभी फिजिक्स में स्टूडेंट्स है उनके लिए होता है इन्वेस्टिगेशन इज गिवन and we have to plan an experiment for investigation। तो उस इन्वेस्टिगेशन का एक्सपेरिमेंट आपने प्लान करना होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, एन इन्वेस्टिगेशन इज गिवन, आप लोगों को उसका जो है वो प्लान करना होता है। राइट, याद रखो इसके अंदर स्टूडेंट्स नीड टू हैव नॉलेज। देखो, इसके अंदर जो नॉलेज होती है ना, वो क्या होती है? ऑफ डिफरेंट apparatus and how to use them and how to use them। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर भी आपको नॉलेज ऑफ apparatus चाहिए होता है, हाउ टू यूज देम। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोगों को इसके अंदर यू may have to draw diagrams of apparatus diagrams।
ठीक है, ऑफ apparatus। तो आपको यूजुअली ये मैं ब्रैकेट में कर देता हूं, आपको तकरीबन हर एक के अंदर जो है वो डायग्राम्स बनाने होते हैं, ठीक है। अच्छा, अगली बात यू हैव टू identify the independent and dependent variables, ठीक है। यू हैव टू आइडेंटिफाई द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। देखो, अभी जिन्होंने फिजिक्स की क्लास मेरे साथ ली थी ना, तो उनके लिए तो ये चीजें सिमिलर होंगी, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल बच्चों, अभी जो नई मेरे पास फिजिक्स की क्लास में थे उनके लिए रिपीट कर रहा हूं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जिसको हम बदल, ठीक है। अ वेरिएबल which we change, ठीक है, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट। हम बदलते हैं जिसको ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट, उसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसको आप बदलेंगे। और डिपेंडेंट वेरिएबल वो होगा जो उसकी वजह से बदलेगा, समझ गए। इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो वो है ना जिसको आप बदलेंगे। तो अ वेरिएबल which will change because of changing independent variable, ठीक है बच्चों, यहां तक समझा। वेरिएबल विच विल चेंज बिकॉज ऑफ चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ओके। फिर उसके बाद कंट्रोल वेरिएबल्स। देखो, वी शुड आइडेंटिफाई कंट्रोल वेरिएबल्स, शुड आइडेंटिफाई कंट्रोल वेरिएबल्स। कंट्रोल वेरिएबल्स क्या होते हैं? ये अभी वेरिएबल या वेरिएबल्स, ठीक है। कंट्रोल वेरिएबल्स क्या होते हैं? जो कि कंट्रोल वेरिएबल्स क्या होते हैं बच्चों? देखो, अगर आपने इनको कंट्रोल नहीं किया ना, तो ये भी, ठीक है, विच अफेक्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट करते हैं, द डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। अच्छा, अब अगर ये इनको अफेक्ट करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल के, सो मस्ट बी केप्ट कांस्टेंट, ठीक है। सो मस्ट बी केप्ट कांस्टेंट। अगर आपने इनको कांस्टेंट नहीं रखा, केप्ट कांस्टेंट, ठीक है। चलो, अभी यहां तक करके ना पहले इसका पेपर शुरू करते हैं, ठीक है। हम देखते हैं कि यहां तक इसने जो बात कही है वो क्वेश्चन के अंदर कैसे आती है। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से इसको शुरू करते हैं, ठीक हो गया। चलें, हम लोगों ने ये क्वेश्चन नंबर 1 है। सवाल को पहले सुकून से, तसल्ली से पढ़ते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो, इसमें जल्दी नहीं है, पहला पेपर 5 है आपका, तो आप लोगों को सुकून से पहले इसको जो है वो सीखना है, ठीक है। चलिए, 16 का वेरिएंट 5, ठीक हो गया। लिथियम इज अ सॉफ्ट अल्कली मेटल which may be cut with knife. It is usually stored under oil because it reacts rapidly with moisture and oxygen in air.
Lithium is corrosive and may cause burns. ठीक हो गया. उसके बाद इसने जी हमसे कहा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, इसने हाईली फ्लेमेबल. देखो ये जो बॉक्स के अंदर इन्होंने ये चीजें लिख के दी हुई होती है ना, ये आगे आंसर देने के लिए यूजफुल होती हैं. तो ये इसने लिथियम के बारे में आपको कुछ चीजें बता दी हैं कि भाई लिथियम ये जो है वो कर सकता है. करोसिव होता है, फ्लेमेबल होता है और रिएक्ट्स वायलेंटली विद वाटर. ठीक है. नाउ इक्वेशन दी हुई है. तो रिएक्शन कैन बी यूज्ड टू डिटरमिन. अब ये हमारी इन्वेस्टिगेशन है. देखो दैट्स योर इन्वेस्टिगेशन. जून 2016 वेरिएंट 5.1 है ये. May June 2016 variant 5.1 question number 1. Acha. Now that's your investigation. Determine the relative atomic mass of lithium by measuring the volume of hydrogen produced from a small amount of lithium. देखो ये जो आपके पास होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इसने क्या लिखा हुआ है? The reaction can be used to determine the relative atomic mass of lithium by measuring small volume of hydrogen produced from small amount of lithium. Okay. Guys, उसने खुद कह दिया, draw the apparatus you could use to measure the volume of hydrogen produced using standard laboratory equipment. Label the chemicals in your diagram and how the reactant can be kept apart until the reaction started. Okay. देखो अब ये कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट यानी डायग्राम नहीं है जो आप लोग खुद नहीं बना सकते. आप देखो उसने कहा लिथियम को आपने वाटर से रिएक्ट कराना है, उससे जो हाइड्रोजन गैस निकलेगी उसको जाहिर है आपने मेजर करना है और उसको यूज करना है टू डिटरमिन दिस. ओके, आई एम गिविंग यू अ कपल ऑफ मिनट्स टू थिंक योरसेल्फ कि इसका apparatus कैसे होगा. जरा कॉमन सेंस यूज करो कि हाइड्रोजन गैस रिलीज होनी है, आपने उसको कलेक्ट करना है लिथियम और वाटर से करना. और ये बात याद रखना, उसने कहा कि हाउ द रिएक्टेंट्स कैन बी kept apart until the reaction started. Okay, चलो I'm giving you couple of minutes to draw a rough diagram if you can. इसको बना के मुझे इसका स्क्रीनशॉट भेजें. 2 मिनट दे रहा हूँ आप लोगों को. मैं इसको इतनी देर म्यूट कर रहा हूँ. हाँ जी, anybody who can share your diagrams? नहीं.
चलें देखें, मैं आप लोगों को, देखो ये चीजें ना तुम लोगों को आहिस्ता आहिस्ता ड्रॉ कर करके थोड़े से आदी हो गए तुम लोग इसके। ये तुम्हारे पास एक ट्यूब है जिसमें आपने रख दिया लिथियम, ठीक है। ये आपके पास लिथियम है। अब देखिएगा, यहां से तुम लोगों को एक डिलीवरी ट्यूब बाहर निकालनी है जो कि गैस सिरिंज में जाएगी। ठीक है, अच्छा चलिए। ये आपके पास गैस सिरिंज है। अच्छा, अब सुनिएगा, यहां पर आपको इसको सील करना है प्रॉपरली, टाइटली। ठीक है, और एक चीज और डालने जी इधर, फनल भी डाल सकते हो, लेकिन देखो ये जो है ना, ये सबसे बेहतर एपरेटस है, मैं भी दिखाता हूं। थिसल फनल कहते हैं इसको, थिसल फनल। यहां से आप डालेंगे पानी, वाटर। ये वाटर ऐसे डालना है कि ये फनल का जो मुंह है ना, ये पानी में डूबा हुआ हो। ठीक है भाई, ये आपको ध्यान रखना है कि जो फनल का मुंह है ये इस तरीके से पानी में डूबा हुआ हो। ठीक है, ये आपकी ग्रेजुएटेड गैस सिरिंज। ग्रेजुएटेड का मतलब है कि आप उससे मेजरमेंट ले सकते हैं। ठीक है, सील्ड बाय ये अपना, हाँ पे बस यूं सील लिख दो। वैसे आपको पता है रबर बंग, या ये आप इस रबर बंग यूज करते हैं और उसके अराउंड प्लास्टिसिन लगा देते हैं। ठीक है, ये आपका है, इसको हम कहते हैं थिसल फनल। ये थिसल फनल जो है ना, वो बड़े काम की चीज होती है। देखो तुम समझ रहे हो इससे फायदा क्या है, कि हम वाटर तभी डालेंगे जब हमें रिएक्शन शुरू करना होगा। ठीक है, ये पीसेस ऑफ लिथियम है और यहाँ जाहिर हाइड्रोजन गैस कलेक्ट होगी, हाइड्रोजन गैस। सबको ये डायग्राम समझ में आ गया? सबको ये डायग्राम क्लियर है? थिसल फनल का काम समझ में आया सबको? देखो थिसल फनल से फायदा यह है कि हम उसी वक्त पानी डालेंगे जब हमें रिएक्शन शुरू करना होगा। ठीक है, यानी जब हम रिएक्शन शुरू करने के लिए रेडी हैं, हम उसी वक्त पानी डाल देंगे। अच्छा, लेकिन थिसल फनल का एक प्रिकॉशन होता है, इसलिए ताकि उसका वहां से गैस ना निकले। देखो इसका मुंह पानी के अंदर इसलिए होना चाहिए ताकि गैस जो है वो थिसल फनल से बाहर ना निकले। ओके, अदरवाइज कुछ गैस थिसल फनल से बाहर निकल जाएगी। ठीक है, चलिए, ये ऑपरेटर सबको क्लियर हो गया?
अच्छा, थिसल फनल के बगैर भी एग्जामिनर एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है, लेकिन थिसल फनल अगर आप चाहें तो टैप फनल भी लगा सकते हैं। बाय द वे इसमें टैप फनल भी आता है। पता है टैप फनल क्या होता है? ये इसमें टैप लगा हुआ होता है। तो अगर आपको थिसल फनल यूज नहीं करना, क्योंकि अगर गैस आप चाहते हैं कि बिल्कुल भी यहाँ से बाहर ना निकले, तो यहाँ पे आप टैप फनल यूज कर लें, ठीक है, टैप फनल ये और ज्यादा बेहतर है। टैप फनल लगा दें। इसमें इसमें एक टैप लगा हुआ होता है, तो अगर वो टैप आप बंद कर देंगे ना, तो फिर वहां से गैस बाहर जाएगी ही नहीं, ठीक है। तो यू कैन यूज टैप फनल एज वेल। ओके, ये क्लियर है सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। ये तो एपरेटस का डायग्राम हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब इसके हम आगे प्रोसीजर्स पे चलते हैं। देखो केमिस्ट्री P5 ना, मेरा अपना ये ख्याल है, केमिस्ट्री P5 फिजिक्स P5 से आसान होता है। देयर इज अ रीजन फॉर दैट। केमिस्ट्री का जो P5 का क्वेश्चन होता है ना, उसने क्या किया होता है एग्जामिनर ने, उसने उसको तोड़ तोड़ के दिया हुआ होता है। देखा ना, मैं इस सवाल को जब सॉल्व कराता हूँ ना, तो फिजिक्स में अभी जो जो लोग P5 कर चुके हैं या जो कर रहे हैं, जिस तरह आज मेरी क्लास में आपने मेरे साथ किया है, तो उसके अंदर ना क्वेश्चंस एक पूरा लंबा पैराग्राफ लिखना होता है। केमिस्ट्री में 2016 से पहले ऐसा ही होता था, पूरा लंबा 15 नंबर का पैराग्राफ लिखना होता था। लेकिन अभी इन्होंने 2016 के बाद क्या किया है, उन्होंने ना इस क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के दे दिया है। आई थिंक दिस हैज मेड द क्वेश्चन रिलेटिवली इजी। चलो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। अब ये आपसे कुछ चीजें एक्सपेरिमेंट के बारे में पूछेगा, या नॉलेज रिलेटेड टू दिस एक्सपेरिमेंट। देखें, टू सक्सेसफुली कैरी आउट द एक्सपेरिमेंट a correct procedure must be followed. The lithium we will use is stored as large pieces under oil. अच्छा भाई, beginning with large piece of lithium being removed from oil, state how you would prepare a small piece of lithium for use. भाई दो काम करने हैं ना, इसने इसने खुद कहा हुआ था कट विद नाइफ, ठीक है, खुद कहा हुआ था ये। अब देखें ये वही कॉमन सेंस है, कट अ स्मॉल पीस with knife, ठीक है, हो गया। अब आपने स्मॉल पीस विद नाइफ एंड भाई रिएक्ट करवाना है ना। ऑयल तो उसके ऊपर इसलिए होता है कि वो एयर से रिएक्ट ना करे, लेकिन अगर आपने ऑयल लगा हुआ लिथियम यूज किया तो वो वाटर से भी रिएक्ट नहीं करेगा, या आधा करेगा बाकी नहीं करेगा। एंड रिमूव ऑयल, ये जरूर लिखना है। अगर दोनों में से कोई एक भी आपने बात मिस कर दी तो आपको इसका मार्क नहीं मिलेगा, ठीक है। नहीं, प्रोसीजर इज नॉट आउट ऑफ सिलेबस, बट प्रोसीजर इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल क्वेश्चंस। वो दे अभी भी सकता है। अगर किसी साल पूरा 15 नंबर का प्रोसीजर एक साथ लिखने के लिए आ जाए ना, तो आप एग्जामिनर से ये नहीं कह सकते ये क्या हो गया। बट 2016 के बाद से हमने ये देखा है कि उसने प्रोसीजर को बिल्कुल कट कर दिया टू स्मॉल क्वेश्चंस। ओके, होगा सब कुछ वही, बस उसने छोटे छोटे सवालों में ब्रेक कर दिया। अच्छा अगला देखें, चलें नाउ नेक्स्ट पार्ट। वो क्या कर रहा है, बाय ओनली ऑब्जर्विंग द गैस कलेक्टिंग apparatus state how would you know that the reaction has stopped. Okay, now this is easy. No further increase in the volume of gas. हमें कैसे पता चला रिएक्शन रुक गया? No further increase in the volume gas. जाहिर है भाई, जब गैस कलेक्ट होना बंद हो जाएगी, कोई मजीद इंक्रीज नहीं आएगा वॉल्यूम में, तो आप यही कहेंगे ना कि भाई गैस जो है वो नहीं प्रोड्यूस हो रही। नो फर्दर इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है। कौन, ये आसान बात है यार, ये तो देखो ये तो आसान क्वेश्चन है, ठीक है जी। बबल्स तो आप तब लिखते हैं ना जब आप यहाँ पर आपके बबल्स कहाँ पे प्रोड्यूस होंगे, जरा मुझे बताएंगे आप अफनान? आप जो कह रहे हैं बबल्स भी लिख सकते हैं, बबल्स कहाँ दिख रहे हैं आपको?
अफनान, बबल्स कहाँ नजर आ रहे हैं? अब आप मुझे भाई इसका जवाब तो दे दो जल्दी, ताकि मैं आगे बढ़ूं। आई नीड टू क्लियर दिस। बबल्स कहाँ नजर आ रहे हैं तुम्हें, या कहाँ नजर आएंगे? मेरा ये सवाल है। तुम्हारा जो आंसर है ना, मैं उसको क्लियर कर रहा हूँ। यार तुम तो पॉज ही हो गए मेरे भाई। बबल्स इस एक्सपेरिमेंट में, हाँ ये आपने बोला, ये जो इस एक्सपेरिमेंट में ट्यूब में नजर आएंगे ना, सवाल पढ़ें। अगर कोई कहता है सर बबल्स भी तो लिख सकते हैं, बबल्स तो आपको इस ट्यूब में नजर आएंगे ना, नीचे टेस्ट ट्यूब में नजर आएंगे। सवाल पढ़ें। by only observing the gas collecting apparatus. तो is the test tube gas collecting apparatus? Yeah, so you cannot write that. अच्छा, अब मुझे नहीं पता आप में से तुम लोगों को माशाल्लाह मार्किंग की पहले खुलते हो सवाल से। जो लोग मार्किंग की पढ़ रहे हैं ना, उनके लिए बता दूं, वो जो बबल्स मार्किंग की लिखा हुआ है, वो उस मेथड के लिए लिखा हुआ है जो डाउनवर्ड डिलीवरी मेथड से गैस कलेक्ट करते हैं, क्योंकि कलेक्शन के और भी तरीके हैं। एक गैस को कलेक्ट करने का ये भी तरीका है कि आप पानी के ऊपर गैस कलेक्ट करते हैं। तो अगर किसी स्टूडेंट ने ये मेथड लिखा है ना गैस कलेक्ट करने का, जिसमें वो ऊपर आती है गैस कलेक्ट होती है, उसके लिए ये अलाउड है बबल्स। ठीक है, तो क्योंकि तुम लोग माशाल्लाह जो है ना वो मार्किंग की सबसे पहले खोलते हो और वहां से बबल लेके के बता देते हो, तो मुझे नहीं पता आपने खैर ये सोच के बोला था नहीं बोला था, मैं जस्ट फॉर दोज हु विल, मुझे पता है आप में से आधे से ज्यादा लोगों ने मार्किंग की खोली भी होगी। सो उसके लिए उनके लिए बता रहा हूँ कि जो बबल्स हैं वो उस मेथड के लिए अलाउड है जिसके अंदर वो आप डाउनवर्ड डिलीवरी से कलेक्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा चलिए। नाउ, other than eye protection, state two precaution you would take to make sure that the experiment proceeds safely. अच्छा, अब यार ये सोचो कि क्या क्या हो सकते हैं। ओके, सम हेल्प, यहां से भी ना, लिथियम इज corrosive and may cause burns, lithium is highly flammable and large amount reacts violently with water। ठीक है, तो आपको यहां से भी कुछ हेल्प मिलेगी, कुछ सजेस्ट करें ना। देखो यार, corrosive चीज के लिए ना, तो एक चीज तुम लोग याद कर लो, वेयर ग्लव्स to prevent hands from corrosive lithium। अच्छा, you also have to write कि आप जो भी प्रिकॉशन ले रहे हैं वो किस लिए ले रहे हैं। सिर्फ वेयर ग्लव्स अलाउड नहीं होगा। ठीक है, फिर इसके अंदर दूसरा देखो, उसके अंदर यहाँ लिखा हुआ है ना, लिथियम इज हाईली फ्लेमेबल एंड लार्ज अमाउंट्स रिएक्ट वायलेंटली विद वाटर, सो कीप लिथियम अवे फ्रॉम वाटर, कीप लिथियम अवे फ्रॉम वाटर। ठीक है, ये दो तो ऑब्वियस हैं, देयर आर अदर और भी हैं। ठीक है, और keep lithium away from flames, lithium away from flames, so any valid safety, अच्छा, या wear lab coat, ठीक है, to prevent contact, तो all these valid, कोई भी valid आप लिखेंगे वो एग्जामिनर अलाउ कर देगा। और इसका जवाब आपको यूजुअली वहां से मिलता है, वो जो पहली लाइन के अंदर या पहले पेज पे उसने कुछ आपको हैजर्ड्स के बारे में बताया हुआ होता है, तो यूजुअली आपको इसका जवाब वहां से मिलता है। ठीक है, सबको क्लियर हो गया? चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर हैं कुछ
कैलकुलेशंस। आई एक्सपेक्ट कि ये कैलकुलेशन आप लोग कर लेंगे। अच्छा जी, चलिए। The relative atomic mass of lithium is known to be approximately 7। अच्छा, तो अब उसने जो क्वेश्चन में कहा हुआ है ना, अभी हम फिलहाल उसी को यूज करेंगे, ठीक है। What is the approximate volume of hydrogen gas would a 0.1 gram of lithium produce? Okay, उसने इक्वेशन आपको दी हुई है बच्चों, यहां से इक्वेशन इज ऑलरेडी गिवन, ठीक है। सो आपके लिए ये कोई सरप्राइजिंग नहीं होना चाहिए। 2 ठीक है, इक्वेशन ऑलरेडी आपने गिवन है। 2 इसके लिथियम के 2 मोल्स ऑफ वाटर से रिएक्ट करते हैं, 2 मोल्स ऑफ लिथियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। यू नो हाउ टू डू दिस, यू शुड नो हाउ टू डू दिस। पहले आप निकालेंगे मोल्स ऑफ लिथियम, मोल्स ऑफ लिथियम, ठीक है। इसका मास डिवाइडेड बाय एआर, जो भी इसका मास होगा उसके एआर से डिवाइड करो। कैलकुलेटर से मुझे इसका जो है वो आंसर बताओ भाई, जल्दी से फटाफट। मास डिवाइड बाय एआर करके बताओ क्विकली, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। hurry up guys, quick। 0.014। so ज़ाहिर है 2:1 का रेशो है। so 2 moles of lithium, ठीक है, gives 1 mole of hydrogen। so यहाँ से 0.014 लिथियम के जो है वो इसका हाफ दे देंगे। कितना होगा भाई, आधा करो। 0.007 हाइड्रोजन। बस अब इसका वॉल्यूम निकाल लें हाइड्रोजन का। इसके बाद वॉल्यूम जो है निकालने के लिए, वॉल्यूम इज इक्वल टू तुम्हारे पास नंबर ऑफ मोल्स इनटू 24,000 cm क्यूब। आरटीपी है ना उसमें लिखा हुआ है। अच्छा 24 dm क्यूब, सॉरी dm क्यूब में दे दो। बताओ फाइनल आंसर क्या आ रहा है। कितना? 0.17 dm क्यूब या 0.17, एग्जैक्ट 0.17 आ रहा था। इसको cm क्यूब में भी बताना, cm क्यूब में कितना आ रहा है बेटा? या 171 cm क्यूब, ठीक है। यार आप लोग राउंड ऑफ क्या होगा, मतलब अब आंसर चेक कर लें कितना आ रहा है। 171 आ रहा है या 168 आ रहा है? बहुत फर्क है 171 में। अच्छा राउंड ऑफ किए बगैर करें ना, उसको राउंड ऑफ किए बगैर करें मतलब, तो फिर शायद यही है। वो राउंड ऑफ करते हैं तो फिर इस तरह से आता है। आप कैलकुलेटर की अपनी वैल्यू डायरेक्टली यूज करें। आई गेस 171 ही आएगा। चलो 158 नहीं आ सकता मास भाई, तुमने तो बिल्कुल ही अलग आंसर निकाला। आप एक काम करें, अपने कैलकुलेटर में 0.1 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय हाफ मल्टीप्लाई बाय 24,000, इसका आंसर बताएं मुझे कितना आ रहा है। हाँ यही आ रहा है। या दैट्स करेक्ट। चलो आगे बढ़ो, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, ठीक है। इतनी छोटी सी चीज में टाइम बर्बाद ना करें मेरा। चले आगे बढ़े। पार्ट 5 चलें। पार्ट 5 के अंदर वो आपसे कह रहा है, ओके ना, दिस वन इज इंपॉर्टेंट। दिस वन इज इंपॉर्टेंट। पार्ट 5 में क्या कह रहा है वो हमसे, what would be the capacity volume of the gas collecting apparatus you would use
for the volume of hydrogen produced in part 4. अच्छा, now listen to me carefully. ठीक है, इसमें एक नोट बता दूं. Capacity should be larger, but not too large than the required one. Should be larger, but not too large than the required volume. अब मेरी बात सुने, required volume, ठीक है. आपका जो required volume है वो है तकरीबन 171 cm3, ठीक है. तो मेरे हिसाब से बेस्ट आंसर वुड बी 250 cm3. कोई कहेगा सर मैं 200 लिखूं. देखो, एक तो आपको ना होल नंबर्स में लिखना है, 180 मत लिखाना. 180 का कोई नहीं होता, या 200 का होता है, या 250 का होता है, ठीक है, या 500 का होता है. तो एनी रीजनेबल आंसर इज एक्सेप्टेड. बाय द वे, मैं आपको बताऊं, जो आमतौर पे सिलेंडर ये सिरिंजेस आती है ना, वो 250, 500, 750, 1000 ये इतने गैप से आती हैं, ठीक है. ये रैंडम नंबर्स में नहीं आती हैं. बट बहरहाल, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो थोड़ा सा लीनियंट होता है, क्योंकि देखो ये कंट्री टू कंट्री वेरी करता है. कुछ कंट्रीज में 200 की अवेलेबल होती हैं, ठीक है. लेकिन 180, 170 ये मत लिखना, ये होल नंबर्स में लिखते हैं, ठीक है. यानी 100, 150, 200, 250, इस तरह से 300, 350. तो अगर आपने 171 कलेक्ट करना है तो 171 का मतलब उससे थोड़ी सी बड़ी रेंज. बहुत बड़ा रखेंगे आप तो फिर इसका आंसर गलत हो जाएगा. अच्छा, अब आप कहेंगे सर एग्जामिनर कहाँ तक एक्सेप्ट कर लेगा. यानी इस मामले में एग्जामिनर थोड़ा सा लीनियंट होता है, वो 500 तक एक्सेप्ट कर लेगा. अगर आप 500 से बड़ा लिखेंगे तो फिर वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, मतलब 0 मिलेगा इसमें फिर आपको. ओके, ठीक हो गया. चलो आगे बढ़ो. नेक्स्ट, अगले पार्ट में वो आपसे पूछ रहा है, ओके, दिस शुड बी, ये जो पार्ट्स हैं इसके सी, चलें ये सारे लेते हैं. ओके, another method that can be used to determine the relative atomic mass is by titration of lithium hydroxide produced during the reaction with water. अच्छा, अभी दूसरा कह रहा है जी टाइट्रेशन कर रहे हैं हम लिथियम हाइड्रोक्साइड की. The following experimental procedure may be followed. इसके अंदर आप देखें, इसने प्रोसीजर आपको खुद दे दिया है और अब आपसे इसके बारे में वो सवाल करेगा. Add 100 cm³ of distilled water to clean beaker. Add a known mass of lithium to distilled water. ठीक है. After reaction is complete, transfer 25 cm³ of solution of lithium hydroxide from beaker to clean conical flask. Titrate with acid of known concentration. अच्छा, उसने आपको यार एक फ्रेमवर्क दे दिया इसका, ठीक है, एक फ्रेमवर्क दे दिया. Now, state how you would accurately measure the total volume of distilled water in step number 1. Accurately, आपके ख्याल में सबसे एक्यूरेट वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लेबोरेटरी के अंदर क्या होता है? बियरेट, शाबाश, बियरेट. अच्छा, आपके ख्याल में मैक्सिमम वॉल्यूम एक बियरेट क्या मेजर कर सकता है जो लैब में हम इस्तेमाल करते हैं? बियरेट इससे बड़ा होता ही नहीं है. So what is the maximum volume that a biret can measure at a time? नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, नो, क्या हो गया? बियरेट सोचो, याद करो, बियरेट तुम लोग कितनी टाइट्रेशन की है एएस में यार. क्या वॉल्यूम्स आते थे तुम्हारे एवरेज, रफली जब टाइटर वॉल्यूम क्या आता था यार? तुम लोग बहुत ही फारिग हो यार. मैं तो
कभी कभार तुम लोग मुझे अपने जवाबों से शॉक कर देते हो। याद करो क्या वॉल्यूम आता था, 125, 24, 26। पता नहीं मास भाई तुम कौन सा ब्यूरेट इस्तेमाल करते थे। ये आते थे वॉल्यूम जब टाइट्रेशन हम करते थे, कभी 30 आंसर, कभी 25, 27, 30। उसमें देखा था आधा ब्यूरेट खाली हो चुका होता था। जब तुम्हारा आंसर वॉल्यूम का आता था टाइट्रेशन का 25, 27 के गिर, तो आधा ब्यूरेट खाली हो चुका होता था। भाई ब्यूरेट 50 cm³ का होता है। यार मैं हैरान हूँ, इतने पूरा एएस में प्रैक्टिकल्स करने के बाद तुम लोगों को ये नहीं पता ब्यूरेट कितने cm³ का होता है। ठीक है, यूज 50 cm³ ब्यूरेट ट्वाइस। ब्यूरेट 50 cm³ का होता है, इससे बड़ा नहीं होता। और इससे बड़ा इसलिए नहीं होता क्योंकि वो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, उसको हैंडल करना लैब में बड़ा आपने देखा वैसे ब्यूरेट हैंडल करना बड़ा मुश्किल होता है। वो अक्सर लोगों से टूट भी आता है। ठीक है, क्योंकि वो इतना, यानी उसकी लेंथ बहुत ज्यादा होती है ना ब्यूरेट की। ठीक है, और एक्यूरेसी के लिए उसको ज्यादा थिन बनाया जाता है। अगर आपने इससे बड़े वॉल्यूम का ब्यूरेट बनाया ना, तो वो तो छत पे जाके लग जाएगा। सो 50 cm³ से बड़ा ब्यूरेट नहीं होता है। ठीक है गाइस, तो मैं अपनी एएस के जो ऑपरेटर्स तुम लोगों ने यूज किए थे ना, जरा उनको रिकॉल करने की जरूरत है, थोड़ा दिमाग लगा के रिकॉल करना उनको। पता नहीं तुम लोगों ने मस्तियां की थी लैब में या तुम लोगों ने लैब की थी। एनीवेज, चलो पार्ट 2, स्टेट हाउ यू वुड नो दैट द रिएक्शन बिटवीन लिथियम एंड डिस्टिल्ड वाटर वाज कंप्लीट। अच्छा देखिए मेरी बात सुने, इसके अंदर पानी एक्सेस में होगा। ठीक है, पानी तो बच जाएगा ना एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, राइट। और वो वैसे भी आपको देखें पानी बचेगा नहीं बचेगा, असल में लिथियम हाइड्रोक्साइड खुद भी एक सोल्यूशन है ना। तो इस केस में बच्चों तुम लोगों को कैसे पता चलेगा, ऑल द लिथियम सॉलिड डिसअपेयर्स। ठीक है, व्हेन ऑल द लिथियम सॉलिड डिसअपेयर्स, डिसअपेयर कह लो या डिसॉल्व कह लो, ठीक है, की बात है। जब पूरा लिथियम सॉलिड जो है वो डिसअपेयर या डिसॉल्व हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि भाई ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया। इसमें ये एक्सपेक्ट मत करना कि पानी खत्म हो जाएगा। ठीक है, पानी नहीं खत्म होगा, इसके अंदर लिथियम जो है वो खत्म होगा। सो व्हेन ऑल द लिथियम सॉलिड डिसअपेयर्स। चलो, स्टेट हाउ यू वुड ट्रांसफर 25 cm³ ऑफ सॉल्यूशन of lithium hydroxide into a clean conical flask in step number 3. Come on guys, I expect you to tell me. Yes, using a pipette. पिपेट का काम ही यही होता है कि वो फिक्स वॉल्यूम ट्रांसफर करता है 25 cm³। याद है वो एएस के अंदर जब हमें एसिड ट्रांसफर करते हैं 25 cm³ यूजिंग अ पिपेट। तो पिपेट से आप कभी भी आ जाए ना कि भाई पूरा 25 cm³ ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए आपने पिपेट इस्तेमाल करना है। ठीक है, ओके। स्टेट हाउ you would ensure that the titration result was reliable. याद है एएस के अंदर आपको कहा था the tighter volume should not be 0.1 centimeter apart, या यूं कह लो at least two tighter volumes, at least two tighter volumes, at least two tighter volumes should not be 0.1 centimeter apart. आपको क्या सिखाया था एएस में कि आप लोग जो है वो कब टाइट्रेशन करना बंद कर दें, कब टाइट्रेशन करना हम बंद कर देते थे एएस में? याद है किसी को? नहीं याद? भाई एएस में टाइट्रेशन करते थे, कितनी दफा रिपीट करते थे? यस, जब दो वैल्यूज के दरमियान 0.1 का डिफरेंस, यानी अगर फॉर एग्जांपल एक तुम्हारी रीडिंग 25.0 आ गई और दूसरी 25.1 आ गई, तो तुम बस कहते थे तो बस ये दो बहुत है। ठीक है, तो जब दो रीडिंग्स 0.1
विद इन 0.1 सेंटीमीटर हो जाती है तो हम रोक लेते हैं टाइट्रेशन को। चलो बच्चों बस ठीक है, आज यहीं तक रखो, ठीक है। फिर कल इसी क्वेश्चन को मैं पहले कंटिन्यू कराऊंगा आपको, ये फाइल मैं आप लोगों को भेज दूंगा, इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू कराऊंगा, इसको गो थ्रू कर लेना। आप ट्राई कीजिएगा, अगर आप इसको आगे भी खुद कर सकें तो आप लोग इसको खुद भी ट्राई कीजिएगा आगे करने की, ठीक है। लेकिन चलिए अभी तो मैं आपको ये भेज देता हूँ, चलो कल इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ओके, टेक केयर।